let us begin with the Bohr's theory. Bohr's atomic model. क्या क्या दिया उसने? So anyways, in 1903 में उसने दिया कि बोहर एटॉमिक मॉडल. सो उसके पोस्टुलेट थे अपने पास. पोस्टुलेट्स कौन कौन से पोस्टुलेट्स होंगे? सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? जो उसका फेलियर था उसने पोस्टुलेट बना दिया. उसी से ही ये उसका जो फेलियर था उस पर रिसर्च करके कि क्या दिया कि उसने स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में बात नहीं करी. और इस चीज को आगे प्रूव भी करता है उस चीज में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है फर्स्ट पोस्टुलेट में कि रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट्स, राइट. सो एन इलेक्ट्रॉन revolves in an electron revolves in stable orbits around a nucleus without radiating any energy. राइट. बिना कोई एनर्जी रेडिएट करे बिना ये क्या कर रहा है? चारों तरफ न्यूक्लियस में घूम रहा है. ठीक है. विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी. सो दिस विल बी स्टेबल, राइट. ये फर्स्ट पोस्टुलेट था बेटा इसका. तो अपन इसको कट शॉर्ट करके सिंपल एक एक लाइन में अपन जितने भी अपने पास पोस्टुलेट उनको पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले क्योंकि बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. इफ यू सी एक ही चीज को दो बार लिख रखा है. जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जो शुरू में उसमें टॉपिक बता रखा है इसमें एनसीईआरटी में, उसी चीज को बाद में प्रूव कर रखा है. तो व्हाई वुड वी स्टडी दैट टॉपिक फॉर ट्वाइस, राइट. दिस वाज कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेगा बिना किसी एनर्जी बिना कोई एनर्जी रेडिएट करे हुए. सो वो एनीवेज जो ऑर्बिट होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल ऑर्बिट्स. कौन सा होगा? स्टेबल ऑर्बिट. दिस वाज फर्स्ट पोस्टुलेट व्हिच इज थ्योरेटिकल, प्रीटी थ्योरेटिकल. नाउ सेकंड पोस्टुलेट व्हिच स्टेट्स दैट कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका क्या होगा बेटा? कुछ सीधा चल रहा हो तो उसका लीनियर मोमेंटम, और रिवॉल्व करते हुए चलेगा उसका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, राइट. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन angular momentum of an electron is equal to इंटीग्रल मल्टीपल n, जिसे बोलते हैं, जो हमने किसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था. इंटीग्रल मल्टीपल इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. So L is equal to n h upon 2 pi. L is equal to nh upon 2 pi. N is equal to ऑर्बिट्स कौन सी होंगे बेटा? 1 2 3 4. ठीक है. ये n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, राइट. ऑर्बिट कौन सा होगा अपने पास? ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं हम उसको. जो ऑर्बिट होता है उनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट से अपन किस में ट्रांजिट करेंगे बेटा? थर्ड में. तो उनको एनर्जी लेवल्स बोलेंगे अपन उस चीज को. सो एल इज इक्वल टू कितना आएगा? NH अपॉन 2 पाई. अच्छा, एल का दूसरा जो अपने पास फॉर्मूला होता है, एल को क्या लिखते हैं बेटा? एल इज इक्वल टू MVR. कितना होता है? एल इज इक्वल टू, एज वी नो, एल इज इक्वल टू MVR. सो MVR कैन बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. ठीक है. ये भी हो सकता है यहां पर. और h का वैल्यू कितना? h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट. और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड. ये किसका? l का वैल्यू, h का वैल्यू था जूल सेकेंड. सो ये यहां तक आ गया. एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दे रखे इसमें इससे रिलेटेड, एंड आई स्टिल वांट यू टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट. So some of the doubts I had in my comment box, and so few of the students were asking me about this, that shall we study NCERT or not? Yes, but you have to
study NCERT. So my answer would always be to go ahead with NCERT, right? We are appearing for a CBSE paper. We are not appearing for any other paper, right? So CBSE paper के लिए हमें NCERT तो बेसिक करना ही करना पड़ेगा सबसे ज्यादा. So along the video lectures you have to go ahead with. So जैसे ये पढ़ा आपने, एक बार NCERT read करो, make your own notes and go ahead. That's it. And the third postulate. So this was second. So third postulate. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, लाइक एक स्टेबल अपने पास वो होगा, एनर्जी लेवल होगा एक लेवल से दूसरे में. सो एन इलेक्ट्रॉन, when an electron shifts, or when an electron transit from one energy level to another energy level. When an electron transits from one energy level to another energy level, it radiates energy, right? So ये another energy level कौन सा होगा बेटा? लोअर. यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं मैं. जब वन एनर्जी लेवल ये कौन सा होगा? स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग एनर्जी लेवल होगा बेटा, जहां पर रेडिएट नहीं कर रहा है. सो दिस वुड बी, सो आई विल जस्ट हाईलाइट दिस, ये वन एनर्जी, सो दिस वुड बी वन स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट. कि वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, स्टेबल है, स्टेबल वो है ऑर्बिट हो, स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, राइट? एनर्जी लेवल. सो ट्रांजिट, देन इट emits energy which is equal to energy of photon. H is equal to h nu, which is equal to energy of photon. E is equal to h nu के इक्वल होगा. तो क्या लिखते हैं बेटा? E इनिशियल क्या होगा? जहां से हो गया है, ठीक है. सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर मैं लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल जा रहा हूं तो क्या होगा, अपर से क्या लोअर आ रहा हूं तो क्या होगा. बेटा जिसमें से जा रहा होगा हम उसको इनिशियल एनर्जी लेवल मानते हैं. क्या मानते हैं? EI लिखेंगे. तो मैं सब जगह NI और NF लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, ना ये n पड़ा है उसको NI और NF लिखूंगा, तो वो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट. थोड़ा सा इसको अपन बिल्कुल एलेबोरेट करके पढ़ेंगे अपन. सो क्या होगा यहां पर? E इनिशियल माइनस E फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज h nu. किसके? h nu के इक्वल होगा. सो दीज आर द थ्री पोस्टुलेट्स विच इज देयर, विच आर देयर ऑन द बोर्ड. ये आपको पूरे के पूरे तीन पोस्टुलेट आपको याद करने हैं. अब इसका पूरा का पूरा करने के लिए एक अपने पास दो और होता है कि एक तो न्यूक्लियर कंसेप्ट अपने पढ़ लिया, स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ लिया और फ्रीक्वेंसी कंडीशन अपने पढ़ ली इसकी, ठीक है. सो एक इसको अपन एक बार एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द क्वांटम कंडीशन, व्हाट इज द क्वांटम कंडीशन, राइट? जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए अपन को करना पड़ेगा, मे बी फिल इन द ब्लैंक में ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने पास, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे अपन. सो क्वांटम कंडीशन क्या आएगी? सो दिस थिंग, राइट, MVR is equal to NH upon 2 pi. This is called as quantum condition of. So ऐसा आ जाएगा, what is the quantum condition? What is the quantum condition? So quantum क्यों आएगा बेटा? n पे डिपेंड कर रहा है. This is quantum condition of Bohr's model. Bohr's model, ओके. बोर मॉडल के अलावा क्वांटम कंडीशन के अलावा जो अपने पास आ रहा है वो एक तो क्वांटम कंडीशन ऑफ बोर्स मॉडल है, दूसरा जो है अपने पास एक आएगा न्यूक्लियर कंसेप्ट. क्या आएगा? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, राइट. तो एक आता है अपने पास स्टेशनरी ऑर्बिट वाला. स्टेशनरी ऑर्बिट में कौन सा आएगा? ये वाला जो कंसेप्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स. सो फर्स्ट कंसेप्ट इज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ये स्टेशनरी ऑर्बिट को बता रहा है, ये क्वांटम उसको बता रहा है, और ये किसको बताएगा बेटा? ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है. सो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्यों बोला? बिकॉज वहां पे न्यू इन्वॉल्व है. क्या इन्वॉल्व है वहां पर अपना? देखो इधर, यहां पे कितना है बेटा? ई इनिशियल, ये क्या है? एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स अपने पास आ रहे हैं. उनके डिफरेंस जो आएगा वो h nu पे डिपेंड करता है, और h क्या होता है अपने पास? h तो कांस्टेंट होता है, सो न्यू.
सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो आप नोट्स में जरूर लिख लेना और मे बी एनसीईआरटी में आप ये लिख सकते हो। एक तो स्टेशनरी ऑर्बिट, पहला जो पोस्टुलेट है वो किस स्टेशनरी ऑर्बिट से रिलेटेड है, दूसरा है वो किससे रिलेटेड होगा बेटा अपने पास क्वांटाइजेशन, क्वांटम कंडीशन ऑफ बोर्स मॉडल, और थर्ड वन वुड बी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। एक कंसेप्ट और आता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट ऑलरेडी उसने बता रखा था, तो इस कारण से एनसीईआरटी में एडेड नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर कंसेप्ट ये होता है उसमें कि अपने पास जो फोर्सेज है उनकी बात करते हैं। फोर्सेज की बात क्या करेंगे कि आपके पास जो इनिशियल है वो इनिशियल किस तरीके से रिलेटेड है उसके लिए। तो न्यूक्लियर कंसेप्ट में अपन जो बात करते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इक्वल किसके होता है बेटा अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट। आई वांट यू टू remember these three concept, which is stationary orbit, quantum condition and another frequency condition, and that's it. These are the three postulates. Moving ahead, हमको यहाँ पे रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस के बाद हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर एनर्जी पे जाएंगे अपन, और उसके बाद अपन इसके सेग्रीगेट करके बोर के अपन इसके अलावा जो अपने पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसके बाद एक और आता है अपन जिसमें डी ब्रोगली हम जो पढ़ के हैं उससे रिलेटेड एक और यहाँ पे फिनोमेना है, उसको भी हम जरूर पढ़ेंगे यहाँ पर। सो एंड दैट विल कंपाइल द एंटायर चैप्टर। सो हियर नेक्स्ट इज दैट टू फाइंड आउट द रेडियस, राइट। So continuing into that, so second postulate अपने पास है और दूसरी कंडीशंस है। So according to nuclear concept, nuclear concept से अपने पास R का वैल्यू आता है, ठीक है। किसका वैल्यू आता है बेटा अपने पास? R का वैल्यू। So here I'm taking what I'm taking is a nucleus। क्या ले रहा हूं बेटा? एक न्यूक्लियस है मेरे पास, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट लिया मैंने। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितना होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है? जेड पे। जेड किसका है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। अभी तक हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है कि केवल हाइड्रोजन के लिए, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। एल्स हमने इस पे भी ई मान लेना था, और ये इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब ई होते ही होते हैं। सो दैट वहां पे रिस्ट्रिक्ट ना होते हुए न्यूक्लियर कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या होता है? न्यूक्लियर कंसेप्ट में F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम डायग्राम कंप्लीट करते हैं अपना, ठीक है। सो डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो इस पे कितना लग रहा है बेटा? एक फोर्स तो कौन सा लग रहा है? अंदर की तरफ। रेडियस कितना है इसका? यहां से आता है इसका रेडियस कितना है हमारे पास? R। एक फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ। दूसरा कहां पे जा रहा है? वेलोसिटी का होगा। इस तरीके से होगा कुछ ना कुछ। सो ये अपने पास न्यूक्लियस आ गया, रेडियस अपने पास यहां पर है, और इलेक्ट्रॉन है, मास m होगा। वेलोसिटी वेक्टर इधर आ जाएगा। बाहर की तरफ कौन सा लगेगा बेटा? सेंट्री, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज है। क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। सो न्यूक्लियस और इसके बीच में, इस पे जो चार्ज होगा वो कितना? ये तो प्लस जेड हो गया, और यहां पे कितना आ गया? माइनस का ई आ गया। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। हम कोई रैंडम, जैसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लिया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जेड का वैल्यू कितना ले लेंगे अपन? जेड का वैल्यू कितना होता है गोल्ड के लिए, ठीक है। अपने पास जेड के लिए जेड होगा, गोल्ड के लिए अपने पास 79, तो वहां 79 लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं, जो कि राइट, तो इनको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं वो। और यहां पे कितना आ जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर तो चार्ज होता ही नहीं है। तो नेट चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? जेड ई, राइट। सो द सेम गोज, यहां में हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे किस तरीके से फोर्स लगेगा, क्या होगा वहां पर? सो दो तरीके के फोर्स होते हैं यहां पर। एक तो कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। इस इलेक्ट्रिक को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसकी हम बात कर रहे हैं केवल, दैट्स इट। देयरफॉर, और ये किससे है? न्यूक्लियर कंसेप्ट से। सो न्यूक्लियर कंसेप्ट से अपने पास आया। सो एफसी कितना होता है बेटा? mv² r, and here I have already mentioned the mass, so mass would be mv² r is equal to mv² r is equal to centrifugal, ये तो कितना है अपने पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा? k is 1/4 which is electrostatic constant, and one charge is Zd or another charge is E upon distance between them is r²। r has been cancelled out r² से। Therefore, अपने पास वैल्यू किसकी आएगी बेटा? R is equal to k into Z E² अपॉन
R I have taken here, mv square will go down and this is taken as equation number 1. ये किसका वैल्यू आया बेटा? R का वैल्यू. किसका वैल्यू अपने पास? R का वैल्यू है. ये किसका R आ गया ऐसे. R आने के बाद जो अपन लेंगे यहां पर, तो दूसरा अपने पास वैल्यू आएगा L. क्या आएगा अपने पास? L. एक चीज जो अपन को पता है यहां से, L इज इक्वल टू कितना होता है? MVR होता है. L इज इक्वल टू कितना होता है? MVR. अकॉर्डिंग टू postulate of Bohr, according to second postulate Bohr, L is equal to NH upon 2 pi. और L को क्या लिखते हैं बेटा? MVR is equal to NH upon 2 pi. राइट? क्या किया यहां पर? R चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों को इक्वेट कर सकता हूं फिर दोनों लेफ्ट हैंड से. सो MV I have to send it down. So R would be, R कितना आएगा बेटा? यहां से R, इस वाले इक्वेशन से R लिखेंगे तो R will be NH upon 2 pi ऑलरेडी था, 2 pi ऑलरेडी था, so it would be 2 pi into MV. This equation is taken as equation number 2. दोनों के इक्वेशन नंबर क्या लिए? 1 और 2 ले लिया. ये भी R है और वो भी कितना आ गया आपके पास? R. दोनों को इक्वेट करना, राइट? सो और बहुत इंटेंसली पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये का डायरेक्ट आ गया अपने पास, तो वी विल नॉट हैव एनी चॉइस. बहुत मन लगा के पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? सो लेट्स बी मोर इंटेंस इन दिस लेक्चर. R and R from equation 1 and 2. 1 और 2 को अपन इक्वेट कर सकते हैं. सो दैट विल टेक K Z E square upon MV square is equal to NH upon 2 pi MV. V से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, V से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर V इधर चला गया सब कुछ, और M से क्या कट गया बेटा? M कैंसिल आउट हो गया, V इधर आया अपने पास. सो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? K ZE square is equal to NH into V upon 2 pi. राइट? वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? V is equal to 2 pi इधर गया तो कितना आ जाएगा? 2 pi into K into ZE square upon NH. NH नीचे आ गया, 2 pi यहां मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? अच्छा, K का वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? V would be 2 pi into 1 upon 4 pi epsilon naught. पूरा का पूरा लिख सकते हैं अपन इसको, या फिर इस तरीके से लिखना हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1 upon 4 pi epsilon naught. K की वैल्यू आ गई into NH into कितना आ जाएगा बेटा? ZE square. सो 2 pi से इसको कैंसिल आउट किया, ये कितना आ गया? 2 आ गया. ZE square upon 2 epsilon naught NH, which is equal to V. V is equal to ZE square over 2 epsilon naught NH, right? So this is equal to V. ये किसके इक्वल है बेटा? V के इक्वल है. अच्छा, यहां पर एक चीज और देखेंगे अपन. ये V आ गया अपने पास. V आने के बाद अपन देखेंगे यहां पर, तो ये तो वेलोसिटी आ गई अपने पास. Z यूं का रहेगा. ये किसका है? दिस इज velocity of the moving electron in the orbit. ठीक है, वेलोसिटी को बाद में करेंगे. अपने पास किसका वैल्यू आया बेटा? V का. किसका वैल्यू आया? V का वैल्यू आ गया. इस V के वैल्यू को यदि अपन इसको डायरेक्ट लिखना चाहेंगे इस तरीके से, यहां से भी लिखना चाहेंगे तो अपन लिख सकते हैं इसको. R के वैल्यू में अपन को क्या करना पड़ेगा? ये तो अपने पास ये भी V है और वो भी कितना आ गया अपने पास? V. ठीक है. सो ये इक्वेशन 2 था अपने पास, इसको मैं इक्वेशन 3 ले रहा हूं मैं, और इसको क्या लिया बेटा मैंने? 4. वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. सो ये एक्चुअली अपन को K के फॉर्म में डायरेक्ट मैं यहां पे पुट करूंगा इसको, ठीक है, V के, क्योंकि R की वैल्यू लेके आनी है अपने पास. ठीक है, तो यहां तक कितना आ रहा है अपने पास? V आ गए यहां तक. अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, फर्दर अपन सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू अपन किस में पुट करेंगे बेटा? NH अपॉन 2 pi इंटू MV. सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें इसे, थर्ड से सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? किसका वैल्यू आएगा बेटा? R का. बाय पुटिंग by substituting values from equation 3 to equation 2.
3 से वैल्यू अपन v किस में पुट करेंगे अपने पास, वेलोसिटी आई है अपने पास देखो, और वेलोसिटी वहां पुट करेंगे, सो r, देन r वुड बी nh अपॉन 2 पाई m इंटू v का वैल्यू कितना दे रखा था बेटा 2 पाई, या फिर अपन डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, सो वो भी कर लेंगे अपन, एनीवेज कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, k पाई 2 पाई इंटू k जेड स्क्वायर अपॉन n इंटू एच, एन एच कहां जाएगा बेटा ऊपर गया, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू के जेड ई स्क्वायर, के का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो आर वुड बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का वैल्यू रखा जेड ई स्क्वायर, 4 से 4 कट गया बेटा, पाई स्क्वायर से पाई चला गया, सो आर वुड बी, आर का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा बेटा ऊपर की तरफ, पाई जेड ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये किसका वैल्यू आ गया बेटा आर का, किसका वैल्यू आया अपने पास आर का वैल्यू, और आर nth ऑर्बिट के लिए अपन ले रहे हैं, ठीक है। सो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके जितना भी स्पेसिफिकली अपने पास सॉल्व हो सकता था उस चीज को ले रहे हैं अपन, तो ये वैल्यू अपने पास किसके लिए आई आर के लिए। अब यहां पे वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं अपने पास कि इसका जो वैल्यू है कि फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू कितना आएगा, सेकंड ऑर्बिट का वैल्यू कितना आएगा, जेड का क्या वैल्यू रखे हैं इसमें, हाइड्रोजन के लिए अपन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो 0.531 एंगस्ट्रॉम आता है इसका वैल्यू, वो पूरा सॉल्व करने के बाद वो कितना आता है, वो जेड स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगा, आप बोलोगे सर ये जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जेड पे जो डिपेंड कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। सो यहां पर जो यदि वैल्यू देखेंगे अपन इसको, एन का वैल्यू कितना होता है बेटा, एन का वैल्यू अपन को पता है एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.63, और सबकी वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन यहां पर, सबसे पहले 4 एंड दिस इज फॉर फॉर nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए rn लिखते हैं बेटा, rn n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर, ये तो rn ऑर्बिट आ गया, ओके। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना आएगा n इज इक्वल टू 1, सो r1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, r1 इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, एप्सिलॉन नॉट आ गया, पाई का वैल्यू कितना होगा बेटा, पाई 3.14 इंटू जेड का वैल्यू कितना है नहीं पता, जेड अपन यू का यू रखेंगे अभी, है ना बाद में, सो ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, यहां तक आ गया, ये R1 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं मैं वैल्यू, ठीक है, या फिर सबकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, ऐसा ना लिख के अपन एक बार पहले थोड़ा सा Rn ही फाइंड आउट करते हैं, Rn ही कंटिन्यू करते हैं, फिर अपन R की वैल्यू 1 लिख लेंगे, सो दिस इज n स्क्वायर, सो n स्क्वायर अपॉन जेड, बचा तो क्या अपने पास Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.531 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है, तो आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली, बट इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.531 इंटू 10 टू पावर, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ऐसा आएगा, ठीक है, और ये किस में आता है बच्चा, मीटर में, किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा। अब 10 टू पावर माइनस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगस्ट्रॉम, और इसको सिर्फ याद ही रखना है आपको, क्या याद ही रखना है, सो इट वुड बी Rn इज इक्वल टू 0.531 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, और साथ में क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ गया अपने पास, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दैट वुड बी R1 0.531 n स्क्वायर कितना आ गया बेटा 1 स्क्वायर, जेड का वैल्यू कितना है अपने पास 1 एंगस्ट्रॉम, सो R1 वुड बी
0.531 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस आता है अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट का। हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट का रेडियस अपन को लेना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहां n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा एंड दैट विल मेक इट 4 टू मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.531 इंटू 4 उसके बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द रेडियस पार्ट। सो आई जस्ट टेक ए क्विक ब्रेक एंड गेट बैक टू यू। Till this point we have find out this radius. Now we have to figure out the velocity part, right? Velocity में एक चीज होती है बेटा, क्या ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आता कैसे उस चीज को अपन को डिस्कस करने की जरूरत है। चाहे बोर्ड में आप डायरेक्ट कर देना उस चीज को, पर वो क्या मल्टीप्लीकेशन है, किस तरीके से आता है। देखो वेलोसिटी क्या पढ़ाई मैंने आपको अभी तक। सो वेलोसिटी का जो वैल्यू था अपने पास, सो मूविंग अहेड ऑन वेलोसिटी पार्ट वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट v का फॉर्मूला कितना था अपने पास। सबसे पहले हम v का फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन विल मूव फर्दर। सो v इज इक्वल टू अपॉन NH। ये अपने पास किसका वैल्यू आया था बेटा, v का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। अब ये किस पे अपने किस तरीके से, यदि मैं n को बाहर ले लेता हूं तो बाकी तो कांस्टेंट है और सबकी वैल्यू मैंने यदि यहां पे पुट कर दी तो मेरे पास तो वो फैक्टर जो निकालूंगा फिर तो किसका प्रॉब्लम होगा बेटा, सी का। किसका, स्पीड ऑफ लाइट का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा सकता हूं, उसको सी को। दैट्स अ ट्रिक, राइट। सो सी से अपन ने मल्टीप्लाई कराया, एन को मैं बाहर ले गया, v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू सी अपॉन एन बाहर लिख लिया और इधर कितना आ जाएगा बेटा, सी एच, और इसको ले लिया मैंने ब्रैकेट में। अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू होगा, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, फाइन स्ट्रक्चर। v इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी बाय एन। अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच विच इज कॉल्ड एज फाइन विच इज कॉल्ड एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू आ गई 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच, यहां तक आया। अल्फा आने के बाद क्या करेंगे अपन, इसमें अल्फा तो आ गया अपने पास कांस्टेंट, ये अल्फा था। अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बेटा, अल्फा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी इंटू एच। प्रॉपर सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का होल स्क्वायर। दैट्स द वैल्यू ऑफ ई, राइट। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिनोटेड बाय सी, 3 इंटू 10 टू पावर 8, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, राइट। सबकी वैल्यू पुट करेंगे अपने पास। अल्फा का वैल्यू कितना आता है बेटा, और दिस इज द कांस्टेंट, राइट। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, राइट। उसमें अपने पास आता नहीं है वैल्यू, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1/137 आता है। तो पूछते हैं क्या फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, जो अपने पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आएगी जिसमें। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/37, राइट। इसी चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगा इससे, इसको लिया मैंने यहां पर। सो वी एन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट वुड बी 1/137 इंटू सी बाय एन, राइट। और एन इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो वेन फॉर एन इज इक्वल टू 1 तो वी वुड बी 1/137 टाइम्स ऑफ सी इन फर्स्ट ऑर्बिट। ये स्टेटमेंट लिखेंगे अपन बेटा, इन फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 1/136 times of speed of light in, all right, 1/137 times of speed of light in vacuum। इतना आएगा। ये किसका वैल्यू है बेटा, v का। देन इसके बाद आता है, यहां तक तो हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और सब चीजें पढ़ ली। एक और पॉइंट है जिसको सिर्फ मैं आज के लेक्चर में केवल और केवल मैं आज आपको बोर्स पोस्टुलेट और उसकी चीजें पढ़ा रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रल सीरीज वो नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूं, वो आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, कल हमने पढ़ा था, उसी चीज को आगे अपन को प्रोसीड कर रहे हैं। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, उस चीज को पढ़ेंगे अपन। सो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो हियर काइनेटिक
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना था बेटा, आपने कल पढ़ा था अपने हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से यदि अपन उसको देखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना लेना है, जेड ही लेना है, तो उसके एटॉमिक नंबर जेड के हिसाब से लेंगे तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये अपने कल पढ़ा था के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, जेड एक लेंगे तो अपन 1 लिख देंगे, अदरवाइज के ई स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया अपने पास। पोटेंशियल एनर्जी कौन से साइन के साथ आएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर, राइट। सो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यहां तक आ गया बेटा। दिस इज 1, दिस इज 2, एडिंग टोटल एनर्जी, though in the same derivation we have already taken 1 and 2, so I won't take it as 1. Total energy is equal to E is equal to kinetic energy plus potential energy. So E is equal to kinetic energy is K Z E square upon 2R plus minus का K Z E square upon R, K Z E square upon R, यहाँ तक आ गया। E is equal to कितना आएगा, E कितना आएगा बेटा, के जेड ई स्क्वायर कॉमन, के जेड ई स्क्वायर कॉमन आ गया ऐसे, ब्रैकेट में कितना बचा 1/2 minus 1, सेम थिंग वी हैव डन यस्टरडे, दिस वाज आर, E वुड बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन बाइंडिंग एनर्जी को उसको अपन को जो टोटल एनर्जी आती है उसको बताता है, ठीक है। आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर। सो E इज इक्वल टू आर कितना था बेटा अपने पास, आर का वैल्यू अपन देखें तो अपने पास आर कितना आया था, सो आर का वैल्यू अपन जो पुट करेंगे दैट वुड बी रेफरिंग फ्रॉम दैट, सो यहां पर यदि अपन स्टक हो जाए तो क्या करेंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इनटू आर, आर वाज एनएच, सो आई विल जस्ट सॉल्व दैट आर। सो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 अपने पास है, आर का वैल्यू जो था अपने पास उसको डायरेक्ट मे बी अपने पास डेरिवेशन में जो था, सो आर का वैल्यू अपने पास आया था 4 पाई स्क्वायर, जेड के टर्म्स में लिखना है उसको भी, एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन एच क्या था अपने पास, ये किसका वैल्यू था बेटा अपने पास, आर का। अब जो इसमें कटेगा और उस चीज को तो अपन टेक केयर कर लेंगे यहां पर, और उसके अलावा कितना आएगा अपने पास, देखो के जेड तो कितना आ गया अपने पास, जेड आ गया, कैंसिल आउट हो गया, के यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास टोटल एनर्जी के टर्म्स में, और ई स्क्वायर यूं का हो जाएगा अपने पास, तो यहां बचेगा के जेड ई स्क्वायर, राइट। सो इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपने यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करेंगे तो अपने पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और नीचे जेड स्क्वायर बचेगा इसमें। सो मे बी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, सो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, आर का वैल्यू कितना था अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आर का वैल्यू जो डेरिवेशन से पुट करेंगे अपने पास, तो आर का वैल्यू अपने पास आया था, आई विल जस्ट सॉल्व इट, राइट। सो आर वाज, दिस इज 1 आर, सो दैट वाज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, उसका जो वैल्यू था। सो नीचे तो कितना था उसका वैल्यू बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर उसका वैल्यू था 2 पाई। 2 पाई के बाद इसमें जो वैल्यू आया था अपने पास के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड, ठीक है, ये वैल्यू था उसका, और नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा था। एन स्क्वायर एच स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सो ई, और ये nth के लिए देख रहे हैं अपन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आता है बेटा, डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होगा, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें जो वैल्यूज होंगी यहां पर, तो 13.6 अपॉन 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, ये इसका वैल्यू आ रहा है एन का। सो यहां पे इसकी वैल्यू जो थी
so that was actually a flip. So here I'm making a mistake. So it was actually n square h square ऊपर है इसमें और 4 pi epsilon naught इसमें नीचे आ रहा है. And now this has to go up. So this mistake I'm making again and again. So that's a, so direct जो values है r का value मैं रख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, k z square into 4 pi square m k z square upon 2 into n square h square. So this I was making this mistake. So this will be z square. तो यहाँ z square का वैल्यू भी आ जाएगा और पूरा सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू हमको पता है और वी हैव बीन डूइंग दैट, राइट. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. और फॉर हाइड्रोजन z का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1. हाइड्रोजन के लिए z कितना आता है, 1 आता है. सो ए एन इज इक्वल टू -13, क्योंकि ये वाला z और ये वाला z दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, z स्क्वायर. कितने होंगे, z स्क्वायर. और ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, e टू पावर 4. और k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर चलेगा. ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे. तो इसको मैं अननेसली आई वोंट टेक 2-3 स्टेप्स, आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली. 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किसका वैल्यू आया बेटा अपने पास, -13.6. nth ऑर्बिट में क्या क्या वैल्यू होगी इसकी, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू